Hello students, today we are doing Unit 9 of Business Ethics and CSR, that is Corporate Social Responsibility in Indian Context. तो हम CSR को समझेंगे इंडियन कंटेक्स्ट में, और वो हम कैसे समझेंगे? थ्रू फेजेस, कि इंडिया में CSR कैसे डेवलप हुआ। तो जो कॉन्सेप्ट है CSR का इंडिया के अंदर, ये बहुत पुराना है, वैदिक पीरियड से चला आ रहा है। ऋग्वेदा में भी मेंशन किया गया है कि जो रिच लोग होते थे वो शेयर करते थे अपनी वेल्थ पुअर लोगों के साथ, गरीब लोग के साथ। एंशियंट टेक्स्ट जैसे कि मनुस्मृति जो है वो भी बात करती है, उसमें भी बताया गया है अबाउट द नेचर ऑफ बिजनेस, कि जो बिजनेस किया जाता है वो ऐसा किया जाना चाहिए कि जो सोसाइटी के लिए अच्छा हो, जिससे कि बिजनेस लॉन्ग रन में चले। इट ऑल्सो इंस्ट्रक्ट दैट द मीन्स ऑफ वेल्थ दैट इज अक्वायर्ड, कि जो भी आपको जहाँ से भी वेल्थ अक्वायर हुआ है वो प्रिंसिपल्स ऑफ धर्मा की लाइन में होना चाहिए। जो डेवलपमेंट है CSR का इंडिया के अंदर, वो हम 4 फेजेस में समझ सकते हैं। जो पहला फेज है, फेज 1, CSR ड्राइवन बाय चैरिटी एंड फिलॉन्थ्रफी। तो पहले क्या होता था? फिलैंथ्रफी होता था, चैरिटी करी जाती थी। ये फेज जो था ये 1850 से 1914 के बीच का था। CSR जो था वो एक बहुत ही इनिशियल स्टेज पे था, और वो किस चीज़ों से चलता था? कल्चर, ट्रेडिशन, फैमिली, वैल्यूज़, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रिलीजन। जो रिलीजन ऑब्लिगेशंस होती थी, ड्यूटीज़ होती थी, ट्रेडिशंस होती थी, वो बेस्ड होती थी चैरिटी पे और फिलेंथ्रॉफी पे। अब फिलान्थ्रफी क्या होता है? फिलान्थ्रफी इज़ अबाउट हेल्पिंग पीपल थ्रू डोनेशंस, जैसे दान, सेवा, ज़खत, ये सब फॉलो किया जाता था इंडिया में एंशियंट टाइम से। सबसे पहला फेज़ ये था CSR का। 1850s में क्या होता? मर्चेंट्स ने बहुत ज़्यादा डोनेशन करी थी कंस्ट्रक्शन के लिए। किसकी कंस्ट्रक्शन के लिए? टेम्पल्स की। तो ये हम समझ सकते हैं, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ CSR। सो इन 1850s द मर्चेंट्स मेड ह्यूज डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। उस टाइम पे जो फैमिलीज़ और फेमाइंस और एपिडेमिक्स का टाइम था, जब ऐसे मतलब बिल्कुल भुखमरी हो जाती थी, तो मर्चेंट्स जो थे वो सोसाइटी की भी हेल्प करते थे इन कैलेमिटीज़ में से निकलने के लिए, उनको खाना डोनेट करके, पैसे डोनेट करके। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इंडिया में आया 19th सेंचुरी में, तो कुछ फैमिलीज जैसे टाटा, बिरला, गोदरेज, श्री राम, सिंघानिया, लाल भाई, सारा भाई, महिंद्रा, मोदी, बजाज, अन्ना भाई, इन्होंने अपना दिखाया रोल। ये बिजनेस हाउसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा कमिटेड थे CSR में। इस फेज़ में जितनी भी डोनेशंस थी वो करी गई थी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल, टेम्पल्स, और बिना किसी कंसीडरेशन के, बिना विदाउट एनी कंसीडरेशन ऑफ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ दीज डोनेशन, कि इन डोनेशन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। तो फेज़ 1 ये था। फेज़ 2 है CSR ड्राइवन बाय सोशल डेवलपमेंट। ये तो हमने समझा कि कैसे CSR ड्राइव हो रहा था बाय चैरिटी एंड फिलॉन्थ्रफी। फेज़ 2 है CSR ड्राइवन बाय सोशल डेवलपमेंट। तो ये जो सेकंड फेज था CSR का इंडिया के अंदर, वो चला 1914 से 1960 तक। ये जो पीरियड था ये डोमिनेटेड था बाय इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इस टाइम पे इंडिपेंडेंस का बोलबाला था। तो CSR जो था इस पीरियड में वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस हुआ गांधी की जो स्टोरी थी ट्रूशिप की, उससे, जो गांधी की थ्योरी थी। तो जो बड़े बड़े बिजनेस थे, कौन से? फैमिली बिजनेस थे, उन्होंने क्या करा? ट्रस्ट बनाए, इस्टेब्लिश करे बिल्ड करने के लिए स्कूल, कॉलेजेस, साइंटिफिक एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। और ये जो ट्रस्ट थे ये इन्वॉल्व थे, वो खुद भी इन्वॉल्व थे अलग अलग सोसाइटल केस कॉजेस में, जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट करे थे, जैसे अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, विमेन एम्पावरमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट। इस फेज के अंदर बिजनेस हाउसेस जो थे वो पॉलिटिकल फाइट की तरफ थे फॉर इंडिपेंडेंस। एंड उन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं किया इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में, उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है कंट्री की, उसको परसीव किया एज द फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। देन फेज़ 3 जो था CSR इन द मिक्स्ड इकोनॉमी। जो थर्ड फेज था CSR का वो 1960 से 1980 के बीच में था। यहाँ पे जो रोल था स्टेट का डेवलप करने में, इंक्रीज़ करने में, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। मतलब डेवलपमेंट के अंदर जो रोल था स्टेट का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था इंडिपेंडेंस के पास। ये जो फेज़ था इसके अंदर बहुत सारे पब्लिक एंटरप्राइजेज आई थी, बहुत सारे नए लॉज बनाए गए थे कॉरपोरेट गवर्नमेंट्स पे, लेबर पे, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स पे। ये सब चीज़ें एग्जिस्टेंस में आई थी इस फेज़ के अंदर। बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस थी और लाइसेंस राज भी था।
पहले हैवी रेगुलेशन और लाइसेंस राज, उसको रिप्लेस कर दिया गया सेल्फ रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ के साथ ऑफ द कॉर्पोरेट। हाउएवर जो स्टेट है वो इरेडिकेट नहीं कर पाई पॉवर्टी मतलब गरीबी, एंड सपोर्ट नहीं कर पाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो एक्सपेक्टेशन थी वो अब शिफ्ट हो गई थी टू प्राइवेट सेक्टर एंड द इन्वॉल्वमेंट इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इन सब के बाद भी सीएसआर जो है वो मैच नहीं कर पाया एक्सपेक्टेशन इन इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट। नाउ फेज 4, इंटरफेरेंस बिटवीन फिलान्थ्रोपिक एंड बिजनेस अप्रोचेस। इसमें क्या है, फिलान्थ्रोपिक भी है और बिजनेस अप्रोचेस भी है। ये जो फेज़ है ये स्टार्ट हुआ था 1980s में और ये प्रेजेंट डे तक चल रहा है। इस फेज़ के अंदर कंपनीज जो हैं वो स्टार्ट करती हैं, सीएसआर को देखती हैं कि वो एक सब सस्टेनेबल बिजनेस स्ट्रैटेजी है, और फिर वो इसको अपनाने लगते हैं, मल्टी स्टेक होल्डर्स अप्रोच अपनाने लगते हैं। और लिबरलाइजेशन के बाद इकोनॉमी की 1990s के बाद इंडिया तो इंटीग्रेट हो गया है ग्लोबल मार्केट्स के साथ, क्योंकि अब लाइसेंस सिस्टम्स नहीं है, वो अबॉलिश हो गए हैं। तो इकोनॉमी के लिए तो बूम है। अब जब ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी की, तो इससे इंडियन कंपनीज को मदद मिली है कि वो रैपिडली ग्रो हों, और उससे वो इंक्रीज़ होने से उनकी विलिंगनेस भी बढ़ी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें एक्टिवली सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्री की। इंडिया जो है अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बन गई है, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेस बन गई है एक बहुत ज़्यादा बहुत सारी ट्रांसनेशनल कंपनी के लिए, जिसके वजह से इंडियन कंपनीज जो हैं प्रोडक्शन में, एक्सपोर्ट में गुड्स के, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में आती हैं, जहाँ पे कि उन्हें अलग अलग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ता है ऑफ लेबर, इन्वायरमेंट एक्सेट्रा। नाउ अब हम देखते हैं मॉडल्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग इन इंडिया, कि क्या क्या मॉडल्स यूज़ करे जाते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इंडिया के अंदर। तो एक रिपोर्ट आई थी तेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के थ्रू इन 2001। उन्होंने मेंशन करे थे 4 मॉडल सीएसआर के जो इंडिया में प्रेजेंट है। देयर आर 4 मॉडल्स ऑफ सीएसआर दैट आर प्रेजेंट इन इंडिया, और वो मॉडल हैं द एथिकल मॉडल, द स्टैटिस्टिक मॉडल, स्टैटिस्टिक मॉडल, द लिबरल मॉडल एंड द स्टेक होल्डर मॉडल। तो सबसे पहले द एथिकल या गांधीयन मॉडल। तो तो ये जो है दिस इज़ द बेस ऑफ गांधीयन मॉडल ऑफ ट्रूशिप। ये जो फिलॉसफी है ट्रूशिप की, ये महात्मा गांधी ने निकाली थी, और वो बिलीव करते थे कि जो रिच लोग हैं उन्हें यूज़ करनी चाहिए अपनी वेल्थ पुअर लोगों की वेलफेयर के लिए और अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए। इंडिया के अंदर गरीबी और इनक्वालिटी अभी भी एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, एंड अनलेस बिजनेस कम फॉरवर्ड, कि बिजनेस अगर आगे नहीं बढ़ेंगे स्ट्रेंथन करने के लिए सोसाइटी, तो ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यू होती रहेंगी, और इससे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता रहेगा अलग अलग सोसाइटी के सेगमेंट्स के बीच में। जो ये गांधीयन मॉडल है ट्रूशिप का, ये बेस्ड है प्रिंसिपल पे कि सरप्लस वेल्थ जो है शुड बी इन ट्रस्ट फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी, की जो आपकी सरप्लस वेल्थ है उसको आप सोसाइटी के बेनिफिट के लिए रखो, सोसाइटी के अच्छे के लिए रखो। देन पहला मॉडल तो हो गया कि आपको अपना पैसा अगर आप ज़्यादा कमा रहे हो तो गरीबों के लिए यूज़ करो। अब सेकंड मॉडल है स्टैटिस्टिक मॉडल। ये मॉडल जो है ये आया था विद द अडॉप्शन ऑफ सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी बाय जवाहरलाल नेहरू। इस मॉडल के अंदर कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्न हो रही थी बाय स्टेट ओनरशिप एंड लीगल रिक्वायरमेंट। लेबर लॉज एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो हैं वो बेसिक एलिमेंट्स थे कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के, कि लेबर लॉज फॉलो करना, मैनेजमेंट प्रिंसिपल, पर्टिकुलरली वो चीज़ें जो रिलेटेड थी कम्युनिटी से और वर्कर के रिलेशनशिप से। ज़्यादातर जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी आज भी वो फॉलो करती है स्टैटिक मॉडल ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड कॉरपोरेट फिलोसफी। इसके बाद है लिबरल मॉडल। ये मॉडल जो है ये दिया था मिल्टन फ्राइडमैन ने, और फ्राइडमैन के अकॉर्डिंग जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेकन बाय कॉरपोरेट रिड्यूसेस इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ शेयर होल्डर्स, कि अगर कोई भी कॉरपोरेट कोई भी बिजनेस शेयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो वो इकोनॉमिक फ्रीडम कम कर रहा है शेयर होल्डर्स की, क्योंकि शेयर होल्डर्स का तो कोई से ही नहीं है कि उनका पैसा कैसे स्पेंड हो रहा है एक्टिविटीज़ में। तो वो जो थे मिल्टन फ्राइडमैन वो आर्ग्यू करते थे कि कॉरपोरेशन को इंगेज होना चाहिए एक्टिविटीज़ में जिससे कि पैसा आए, रेवेन्यू आए, प्रॉफिट आए। हाउ एवर इन डूइंग सो दे शुड अबाइड बाय द लॉ, कि अगर आप ऐसी एक्टिविटी करो ना पैसा भी आए और आप लॉ को भी फॉलो करो, एथिकल कस्टम को भी फॉलो करो। वो आर्ग्यू करते थे कि बिजनेस एंटरप्राइज जो है उन्हें सोशल रिस्पॉन्सिबल प्रोग्राम नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनके पास राइट नहीं है, बिजनेस के पास राइट नहीं है कि वो शेयर होल्डर के पैसे को ऐसे स्पेंड करें।
तो ये था लिबरल मॉडल कि ये सोचते थे कि पैसा तो शेयर होल्डर का है तो फालतू में क्यों लगाना। देन नेक्स्ट है स्टेक होल्डर मॉडल। स्टेक होल्डर हमें पता है वो सभी पार्टीज जो कि बिजनेस में और ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड होती हैं। तो स्टेक होल्डर मॉडल जो है ये दिया था एडवर्ड फ्रीमैन ने। ये था ये जो थ्योरी है ये आर्ग्यू करती है कि कंपनी को करना चाहिए कुछ फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड नॉट फॉर स्टॉक होल्डर्स की जो जिनके पास स्टॉक है सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं करना बल्कि स्टेक होल्डर्स के लिए भी करना है। स्टेक होल्डर्स में शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, कंज्यूमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट एजेंसी, लोकल कम्युनिटी सब आ जाते हैं। ये जो मॉडल है कंसीडर करता है कि this model consider itself with no profit just earning but also the impact upon major stakeholders। तो इसके अंदर क्या कंसीडर किया जा रहा है, नॉट जस्ट प्रॉफिट अर्निंग बट ऑल्सो इम्पैक्ट की सिर्फ प्रॉफिट ही ना कमाया जाए बल्कि मेजर इम्पैक्ट हो स्टेक होल्डर्स पे भी। इन सपोर्ट ऑफ दिस मॉडल, इस मॉडल को सपोर्ट करते हुए मॉडल फ्रीमैन आर्ग्यू करते हैं कि जब एक फॉर्म जो है वो रिस्पॉन्सिव होती है टुवर्ड्स द कंसर्व स्टेक होल्डर्स तो उससे वो ज़्यादा रिसाइलेंट बनती हैं। इससे रिजल्ट बेटर होते हैं लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस में फर्म के भी और सोसाइटी के भी। अब नेक्स्ट टॉपिक है द नेशनल वॉलेंट्री गाइडलाइंस ऑन सोशल, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो जो नेशनल वॉलेंट्री गाइडलाइंस हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने दी हैं, जो गाइडलाइंस वो प्रोवाइड करती हैं गाइडेंस कंपनी को कि वो नेशनल पॉलिसीज़ जो हैं इंक्लूसिव ग्रोथ और क्लाइमेट चेंज की उनको फॉलो करें। सो ये गाइडलाइंस क्या बताती हैं कंपनीज को, टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद नेशनल पॉलिसीज ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड क्लाइमेट चेंज। जो गाइडलाइंस है वो हेल्प करती हैं कॉरपोरेट की फॉर्मुलेट करने में ऑब्जेक्टिव्स कीपिंग इन कंसीडरेशन, ये ध्यान में रखते हुए कि उनका क्या इम्पैक्ट होगा शेयर होल्डर्स पर और इन्वायरमेंट पे। तो जो 9 प्रिंसिपल्स हैं नेशनल वॉलेंट्री गाइडलाइंस की वो हैं, बिजनेस शुड कंडक्ट एंड गवर्न देमसेल्फ विद एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। कि बिजनेस को अपने आप को रन करना चाहिए, संभालना चाहिए विद एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। वो आंसरेबल होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कुछ छुपाना नहीं चाहिए और एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। देन बिजनेसेस शुड प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर सेफ एंड कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबिलिटी थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल्स। तो इसमें कहा जा रहा है कि बिजनेस को अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने चाहिए जो सेफ हों और सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल्स। बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए, सभी इम्प्लॉयज़ की वेलबींग सब सही रहे। बिजनेस को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑफ एंड बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स, मतलब सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट का ध्यान रखना चाहिए और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए उनकी तरह, स्पेशली जो डिसएडवांटेज और वर्नरेबल और मार्जिनलाइज्ड लोग हैं। बिजनेस को रिस्पेक्ट और प्रमोट करनी चाहिए ह्यूमन राइट्स को। बिजनेस को रिस्पेक्ट, प्रोटेक्ट और एफर्ट्स करने चाहिए इन्वायरमेंट को रीस्टोर करने के लिए। बिजनेस जब इंगेज हो जाता है इन्फ्लुएंस करने में लोगों को, पब्लिक को एंड रेगुलेटरी पॉलिसी को, तो उनको ये सब चीज़ें ना एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में करनी चाहिए। बिजनेस को सपोर्ट करना चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। बिजनेस को अपने आप को इंगेज करना चाहिए और प्रोवाइड करनी चाहिए वैल्यू कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को अटेंड करना चाहिए इन अ रिस्पॉन्सिव मैनर। नाउ प्रोविजंस क्या क्या है सीएसआर के कंपनीज एक्ट 2013 में। प्रोविजंस ऑन सीएसआर इन द कंपनीज एक्ट 2013। प्रोविजंस की बात करें तो सबसे पहले ये जो प्रोविजंस दिए गए हैं ये सेक्शन 135 में दिए गए हैं ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहला प्रोविजन है कि जो कंपनी जिनका एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ है इंडियन रुपीज़ या उससे ज़्यादा है तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे सीएसआर में। उनको एक सीएसआर कमेटी बनानी होगी ऑफ द बोर्ड जिसके अंदर 3 या उससे ज़्यादा डायरेक्टर्स होंगे जिसमें से कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। उसके बाद जो ये सीएसआर कमेटी होगी ये रिस्पॉन्सिबल होगी कि इनको फॉर्मुलेट करना होगा, रिकमेंड करना होगा बोर्ड को कि क्या कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें करनी है, क्या एक्टिविटी उन्हें करनी है, मतलब उन्हें मतलब कंपनी को। देन ये जो कमेटी बनाई जाएगी और ये पूरा सिस्टम होगा ये रिकमेंड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर करना है, इनकर करना है ऑन द सीएसआर एक्टिविटीज़। ये भी दिया गया है कंपनीज एक्ट में कि आपकी जितनी अर्निंग है उसका कितना आपको खर्च करना है। और मॉनिटर करने के लिए, ध्यान सुपरवाइज करने के लिए सीएसआर पॉलिसी को कंपनी की टाइम टू टाइम करना होता है, मतलब टू मॉनिटर। ये भी ध्यान रखना होता है एक्ट के अंदर कि जो भी सीएसआर एक्टिविटी है उसको मॉनिटर किया जाए, डिस्क्लोज किया जाए सारे ही कंटेंट पॉलिसी के
एक रिपोर्ट के अंदर और उसे कंपनी की वेबसाइट पे डाला जाए। ये इंश्योर करा जाए कि जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इंक्लूड किया जा रहा है सीएसआर पॉलिसी में, वो कंपनी कर रही है। ये ड्यूटी है बोर्ड की, ये ध्यान रखना कि कंपनी 2% जो है उनके एवरेज नेट प्रॉफिट का जो कंपनी बना रही है प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में, वो स्पेंड करे सीएसआर पे। अगर एक कंपनी नहीं स्पेंड कर पाती अमाउंट, तो जो बोर्ड है उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा द रीजंस कि क्यों नहीं कर पाई स्पेंड। So if the company fails to spend the amount, the board in its report shall specify the reason for not spending. अब हम देखते हैं करंट ट्रेंड्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सीएसआर इन इंडिया। अभी करंट में क्या ट्रेंड्स और प्रैक्टिसेस हैं सीएसआर के इंडिया के अंदर। कुछ जो इमर्जिंग ट्रेंड्स है सीएसआर के इंडिया के अंदर जो प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। सबसे पहले देखा जा रहा है कि जो एमएनसीज हैं वो पार्टनर कर रही हैं एनजीओज के साथ अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स को एग्जीक्यूट करने के लिए इन एरियाज जैसे कि एजुकेशन, सैनिटेशन, सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ, वाटर। तो वो एनजीओज के साथ कोलैबोरेट कर लेती हैं, पार्टनर कर लेती हैं। सो देयर इज़ एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ एमएनसीज पार्टनरिंग विद द एनजीओज to execute their social responsibility initiatives in areas like education, sanitation, sustainability, health, water, etc. कंपनीज आजकल क्या करती हैं, वो सोचती हैं कि सीएसआर जो है वो उनके मैनेजरियल पार्ट प्रोसेस का एक इंटीग्रल इम्पॉर्टेंट पार्ट है, डिसीजन मेकिंग का और ओवरऑल स्ट्रैटेजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक एम के साथ कि ये सिर्फ एक फिलॉन्थ्रोपिक प्रोसेस नहीं है, मतलब सिर्फ डोनेशन की बात नहीं है, हेल्प करने की बात नहीं है, बल्कि एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन ये करना चाहिए। सो कंपनीज these days think of CSR as an integral part of their managerial process, decision making and overall strategy with an aim टू पोजीशन themselves कि अपने आप को पोजीशन करें ना सिर्फ एक फिलॉन्थ्रोपिक बल्कि सोशल रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह अपने आप को शो करें। कंपनीज जो हैं वो सीएसआर को देखती हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह है, जिससे कि अच्छी सस्टेनेबल सोसाइटीज़ बनेंगी, जिसका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पे। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज जो हैं अब वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कर रही हैं एनजीओज़ के साथ, क्योंकि एनजीओज़ के पास एक्सपर्टीज़ होता है, एक्सपीरियंस होता है अलग अलग डेवलपमेंट सेक्टर्स में काम करने का, जैसे कि इन्वायरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, जेंडर इश्यूज़। So more and more companies are engaging in long-term partnership with NGOs because NGOs have the expertise and experience in working in a variety of development sectors like environment, education, health, gender issues, etc. बहुत सारी नॉन प्रॉफिट वेंचर्स हैं जो इमर्ज हुई हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स में, पास्ट ईयर्स में, जो कि सोशल इश्यूज़ को टैकल कर रही हैं थ्रू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मतलब वो ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बना रही है जिससे कि सोशल इश्यूज टैकल हो रहे हैं। इसके एग्जांपल है विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर कर रही हैं लो कॉस्ट आर्टिकल्स जो कि बनाए गए हैं, जो कि अब एक्सेस विच आर मेड एक्सेसिबल, जिनको पहुंचाया जा रहा है सेमी रूरल एंड अर्बन एरियाज में। सो देर आर सेवरल नॉन प्रॉफिट वेंचर्स दैट हैव इमर्ज इन द पास्ट few years that are tackling social issues through innovative products and services. One such example is of women entrepreneurs manufacturing low cost articles which are made accessible to semi rural and urban areas. अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को यूज़ करने का। टेक्नोलॉजी ने प्रूव किया है कि वो यूज़फुल हो सकती है सोशल सेक्टर्स में भी और कॉरपोरेट में भी। अब हमने फिलॉन्थ्रफी वर्ड बहुत बारी यूज़ करा है, तो फिलॉन्थ्रफी होता क्या है? द डिज़ायर टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों की भलाई को प्रमोट करना, एक्सप्रेस, और जो जर्नली एक्सप्रेस किया जाता है थ्रू generous donation of money to good causes. So the desire to promote the welfare of others expressed especially by the generous donation of money to good causes, इसी को हम कहते हैं फिलॉन्थ्रफी। तो ये थी हमारी यूनिट 9, जिसमें हमने समझा कि इंडिया के अंदर कैसे सीएसआर करा जा रहा है, कैसे प्रोविजंस हैं एक्ट के अंदर, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं अंदर द वॉलेंट्री गाइडलाइंस, करंट ट्रेंड्स एंड प्रैक्टिसेस क्या हैं, एंड फिलॉन्थ्रफी क्या होता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू गिव इट अ thumbs up and subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching the video.